ये जज्बा नहीं, ये जयचंदों का सौदा टोल है, इसका ज़्यादा नाम लेना पब्लिसिटी वाली बात है। इनके हर एमएलए के लिए 200 पुलिस वाले तो इनके साथ जाएंगे, इनका प्रचार पुलिस करेगी क्या? जो बीजेपी चौधरी देवीलाल जी की पैर की जुराब में जूती थी, आज वो बीजेपी के जाके पैरों में बैठे, उनकी गोद में बैठ गए। ये तो भगौड़े हैं। जो कोई उप मुख्यमंत्री के लालच में चला गया, कोई किसी टिकट के लालच में चला गया, वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, आज उसी बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो भगौड़े है कि नहीं है, गद्दार है कि नहीं? जिन लोगों का भगोड़ा और गद्दार कह रहे हो, वो भी लगातार कह रहे कि हम जो भी चौधरी देवीलाल की नीतियां है उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की तो जूतियों में दाल बन रही है, चौधर लाऊंगा। इन्होंने जो काम करना था डी पार्क तक ही किया। जजपा की दुकान पर अलीगढ़ का ताला, कांग्रेस और बीजेपी की दुकान पर हरिसन का ताला। कांग्रेस का जब 10 साल का कार्यकाल था तो वो ये दावा कर रहे हैं कि जितना विकास हमने 10 साल में यहाँ करवाया वो किसी ने भी नहीं करवाया। उन्होंने कहा था कि 2022 में हम किसान की जो आमदनी है वो 2 गुना कर देंगे। आज आप मेरे साथ चलो, सुबह मंडियों में दिखाता हूँ, लोगों का अनाज रोल रहा है, बाजरा नहीं बिक रहा यहाँ। हम आपके भतीजे की बात करें जो कि सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने ये ऐलान किया था कि अगर एमएसपी खत्म होता है या फिर एमएसपी से कम में अगर किसान की खरीद होती तो सबसे पहले इस्तीफा दुष्यंत चौटाला देंगे। उसके पल्ले नहीं है, उसके कहने से पटवारी तो फर्क नहीं देता, उसको क्या पता है एमएसपी क्या होती है। इनसे एक डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री नहीं छोटी सी यार, ये इनको पता होना चाहिए हम किस घर से हैं। हम तो मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों में होते थे, मैंने तो मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री बनते हुए देखे। 3 नवंबर को बड़ौदा सीट के लिए मतदान होना है, उसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। उसी कड़ी में हमारे साथ चौधरी देवीलाल के पोते और इनेलो के युवा नेता रवि चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चौटाला साहब बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा। आपको भी बहुत बहुत आपका भी स्वागत, आपके पाठकगण जितने भी हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार जी, धन्यवाद। चौटाला साहब, मुझे ये बताओ कि इनेलो जिस तरीके से मैदान में उतरी हुई है, एजेंडा क्या है आपका? क्या आप अपने पुराने हुए जो वोट आपके खिसक चुके हैं उन वोटों की वापसी के लिए चुनाव मैदान में हो या फिर ये चुनाव जीतने के लिए मैदान में हो? हमारा कोई वोट बैंक नहीं खिसका था। हमारे बीच में तो कुछ गद्दार किस्म के लोग थे जिन्होंने ऐसा साथ रह के विश्वासघात किया है। हमारे साथ तो विश्वासघात हुआ है। आज जो वोट बैंक है हमारा, वो मजबूती से साथ आ रहा है। बिल्कुल जिस स्पीड से गया था ना, उससे 4 गुना वो और लोगों को भी साथ लेके आ रहे हैं। पूरे चट्टान की तरह मजबूत है पार्टी, और आप यही होंगे, मैं भी यही हूँगा। 3 तारीख को देखना, वोटिंग बड़ी अलग से होगी और 10 तारीख को नतीजे भी अलग होंगे। आप किन लोगों की बात कर रहे हो? कौन गद्दार लोग थे? खुलकर उनका नाम बताइए। खुल के क्या बताऊं मैं, इनकी अब ज़्यादा करूंगा तो वो मेरे परिवार के ही लोग हैं। ये तो भगौड़े हैं। जो कोई उप मुख्यमंत्री के लालच में चला गया, कोई किसी टिकट के लालच में चला गया। जो बीजेपी चौधरी देवीलाल जी की पैर की जुराब में जूती थी और चौटाला साहब उनको नायलॉन की जुराब की तरह समझते थे, आज वो बीजेपी के जाके पैरों में बैठे, उनकी गोद में बैठ गए। बीजेपी की विचारधारा है ही नहीं हमारी विचारधारा। वो तो किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, कमीरा वर्ग के, इन लोगों के खिलाफ है। अपनी पार्टी INLD है, जो हमारी पार्टी है, उसकी बुनियाद चौधरी देवीलाल जी ने रखी है। उस पार्टी के सिंबल पर और हरे झंडे पर चौटाला साहब के नाम पर ये लोग MP MLA बन के, उन्होंने चौटाला साहब के साथ नहीं, पूरी हरियाणा की जनता के साथ, चौटाला साहब के साथ विश्वासघात किया, जिस आदमी के नाम से ये आज तक वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद में 10 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ इनके MLA जीते हैं, उस जनता के खिलाफ इन्होंने गद्दारी करी। वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, आज उसी बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो भगौड़े हैं कि नहीं है, गद्दार है कि नहीं है? जिन लोगों को आप गद्दार और भगोड़े बता रहे हो, जब इनेलो में 2 फाड़ हुई थी 2019 के चुनाव से पहले, तो उन्होंने तो ये कहना है कि हमें तो इनेलो से निकाला गया था, हम इनेलो छोड़कर नहीं, हमें निकाला गया था। ये फैसले दिन में इनकी बात अलग होती है, रात को कुछ बात अलग होती है। इनकी बातों में कुछ ज़्यादा हम करेंगे तो ठीक नहीं है। हम राजनीतिक तौर पर इनको सीरियस लेते ही नहीं है। ये तो एक आप कह सकते हो कि भाई एक दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए। ये देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये भविष्य में ऐसे लोग नहीं आएंगे आपको यहाँ। राजनीतिक तौर पर ऐसे लोगों के लिए हरियाणा की जनता दरवाजे बंद कर लेंगी। एक समझो एक सबब है लोगों के लिए भी, ऐसा भी होता है। वो कहते हैं ना, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। ये तो एक दुर्घटनावश कह लो कि पार्टी का विघटन इन लोगों ने किया। पार्टी के नाम से हरे झंडे के निशान पर, एनएक के चुनाव निशान पर इन लोगों ने इलेक्शन जीता। सब कुछ पार्टी ने इनको दिया। उस पार्टी के इस झंडे को और उस पार्टी के डंडे को इन्होंने त्याग कर फिर मैदान में गए। जनता ने इन्होंने बुलाया, जनता को बरगलाया,
वहाँ से 10 सीटें ली और उस जनता के भी इन्होंने पीठ पर लात मारने का काम किया। अब ये जाए ना गांव में, कोरोना का बहाना लेके घूम रहे हैं, उसी परिवार में ये जन्मे और उसी में हम जन्मे, हम तो पब्लिक के बीच में घूमते हैं ना, इनको भी आना चाहिए। क्यों बैठे हैं चंडीगढ़? बिल्कुल, आपने चौधरी देवीलाल का नाम लिया। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। चौधरी देवीलाल की अगर बात करें तो जिन लोगों का भगोड़ा और गद्दार कह रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे चलाने का काम कर रहे हैं। वो भी लगातार कह रहे हैं कि हम जो भी चौधरी देवीलाल की नीतियाँ है उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी का सिद्धांत कुर्सी का सिद्धांत नहीं था भी आप जोड़ तोड़ करके सत्ता में आ जाओ, आप 5 MLA ले लो, 10 ले लो, आप सत्ता का समीकरण बिठाओ ताकि हमें कुर्सी मिल जाए। वो कुर्सी सिंह वाली हमारी संस्कृति नहीं है, ना हमारी वो पहचान है। हमारी पार्टी का हमारा एजेंडा ये है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का यही है भी किसान का, मजदूर का, कमेरे वर्ग का, गरीब आदमी का, आम आदमी के साथ ज्यादती हो, अन्याय हो, उसके साथ खड़ो। बुरे वक्त में हर आदमी के साथ खड़ो। आप जिस चौधरी देवीलाल के आदर्श और सिद्धांत को हर आदमी मानता है, लेकिन इनके जो 10 विधायक थे, इन्होंने सत्ता से समझौता किया, काला कानून लेके आए। आज हर समरंजीत कौर तो इस्तीफा देती है। जो चौधरी देवीलाल जी के साथी रहे सरदार प्रकाश सिंह बादल, वो तो लोग एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय से त्याग पत्र दे के आते हैं। इनसे एक डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री नहीं छूटी छोटी सी। यार ये इनको पता होना चाहिए हम किस घर से हैं। हम तो मुख्यमंत्री बनाने वाले लोगों में होते थे। मैंने तो मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री बनते हुए देखे। अरे ये तो मंत्री बन के बहुत खुश हो रहे हैं। तो जनता सब ये देख रही है, जनता को सब पता है। ये जज्बा नहीं, ये जयचंदों का सौदा टोल है। इसका ज़्यादा नाम लेना पब्लिसिटी वाली बात है। ये तो ख़त्म सिंह है, इनका नाम ही ना लो। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ की मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बड़ौदा हल्के में गोहाना का विकास है, कहते हैं भी हमने नहीं किया। यहाँ चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जब CM थे, आपकी अनाज मंडी यहाँ की और सब्जी मंडी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज चौधरी देवीलाल जी की देन है। उल्हाना वो गांव है, उसमें शुगर मिल लगाने का, अवलाना गांव में शुगर मिल चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लगा। बसवाना गांव है यहाँ, उसमें 12 गाँव का फ्लड का और जो आपका ये सेम की समस्या बहुत है। वहाँ पानी लोक हो जाता है। वहाँ बड़े पंप सेट लगे ताकि बरसात के मौसम में या वो पानी सेम का खड़ा हो जाए तो उसको पंपिंग करके दूसरी जगह उसको निकाला जाए। वो पंप सेट मुख्यमंत्री हुड्डा ने अपने समय के दौरान यहाँ से पाड़ के ले गए थे। आप उन गाँव में पता करना। आपने जो है ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल के दौरान जो भी काम हुए थे इनेलो के दौरान या लोकदल के दौरान, वो कार्य गिनाए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जब 10 साल का कार्यकाल था तो वो ये दावा कर रहे हैं कि जितना विकास हमने 10 साल में यहाँ करवाया वो किसी ने भी नहीं करवाया। मैं पीछे 3 गांव में गया, उन्होंने मुझे ये बताया, गांव के लोगों ने बोला हमारा साझे तौर पर कोई काम नहीं हुआ। मुझे तो कोई विकास दिखा नहीं। कोई आप ये कहो कि बहुत विकास की गंगा बही है, तो ये तो कोई, मैं खुद गांव में गया हूँ और गांव में मैंने यहाँ सुना ना। तो आप देख लो इस शहर की क्या दिशा हो रही है। टूट फूट वही पड़ी है। उड्डा का राजरा वही, चौधर की चौधर ले। इन्होंने जो काम करना था डी पार्क तक ही किया है और सिवाय लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। इनकी भी दुकान के हरिसन का ताला जल्दी लगेगा। जैसे जजपा की दुकान पर अलीगढ़ का ताला, कांग्रेस और बीजेपी इनकी दुकान पर हरिसन का ताला। ये लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे आप। चौटाला साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बड़ौदा की बात करें या गोहाना की बात करें तो ये लोकदल का कहीं ना कहीं गढ़ भी रहा है। बहुत सारे विधायक यहाँ लोकदल की या फिर इनेलो की पार्टी से बनते भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार लगातार पिछली 3 बार से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक बनते रहे जब से ये हल्का सामान्य हुआ, तो लोकदल जो है, इंडियन नेशनल लोकदल जो है, अपने पुराने जनाधार को वापस लाने के लिए किस रणनीति के साथ लोगों के बीच जा रही है? देखो मैं इसको गढ़ नहीं कह सकता। प्रजातांत्रिक तरीके में गढ़ नहीं है, डेमोक्रेसी है। उसमें एक विचारधारा के लोग थे कि चौधरी देवीलाल विचारधारा में से लोग सहमत थे और वो लोग उन्हीं को वोट दे के उन्हीं के कैंडिडेट को जीतते आए, INLD का ही। और कहीं कुछ वो बीच में कमी रही, कोई और रही, इसको लगभग हमने दूर कर लिया है। अब हमारे कैंडिडेट भी आ जाएंगे मैदान में। उन्होंने किसको लेना है, नहीं करना है, खड़ा करना है, वो उनकी टेंशन है। इनकी कांग्रेस की तो जूतियों में दाल बन रही है। हमारा निशान है, हमारा एक कैंडिडेट होगा, कोई पैर खींचने वाला कोई नहीं है यहाँ। सारे कार्यकर्ता है, सारे ही नेता है, सारे ही अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समझ के काम करेंगे। हम चाहे छोटा हो या बड़ा, सब
कार्यकर्ता हरे झंडे के निशान के लिए और हरे झंडे के नीचे और ऐनक के निशान के लिए वोट मांगते हुए सारे कार्यकर्ता मिलेंगे आपको। और पार्टी, आपको मैं बताऊं, राजनीति के कैलेंडर में कभी आखिरी तारीख नहीं होती है जी जी हैं। तो राजनीतिक में सब कुछ जनता तय करती है। साहब, अब हम सरकार की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 नए बिल लाए गए हैं किसानों के लिए, कहीं ना कहीं वो इनको बता रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए हैं और किसानों की जो इनसे आय दोगुनी होगी, बहुत सारा जो किसान है लाभकारी होंगे इनसे। लेकिन बड़ौदा में उपचुनाव में किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा जोर से उठ रहा है। अगर हम इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, फिर किसानों की बात करें, लगातार इन बिलों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखो, बड़ौदा एक की बात नहीं, ये तो पूरे देश में आग लगी हुई है। किसान के खिलाफ ये 3 काले कानून हैं, उसमें जमींदार को मार दिया। बीजेपी का नारा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके उनकी स्टेज पर जितने भी इनके मुख्यमंत्री है, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तब इन्होंने कहा गुरमंत्र देंगे। तो बोले वो मंत्र में हमने टेलीविज़न तो नहीं कहा है, सारा हमने देखा। तो उसमें इन्होंने कहा था कि 2022 में हम किसान की जो आमदनी है वो 2 गुना कर देंगे। आज आप मेरे साथ चलो, सुबह मंडियों में दिखाता हूँ, लोगों का अनाज रोल रहा है, बाजरा नहीं बिक रहा, यहाँ सरकारी रेट है उससे नीचे जा रहा है। लोगों का धान नहीं बिक रहा, तुलाई नहीं हो रही। शुगर मिल, जो शुगर मिल चौटाला साहब ने लगाई, उस शुगर मिल में लोगों ने कोई 5 एकड़ में बो रखा है, किसी ने 2 एकड़ में बो रखा है, तो उसमें कहते हैं 150 कुंटल ले लेंगे, और जमींदार कहाँ रखेगा उसको। चौटाला साहब, आपने समर्थन मूल्य की बात की कि जो किसानों को जो समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी भी अभी नहीं मिल रहा, एमएसपी के ऊपर किसानों की खरीद नहीं हो रही। लेकिन अगर हम आपके भतीजे की बात करें जो कि सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने ये ऐलान किया था कि अगर एमएसपी खत्म होता है या फिर एमएसपी से कम में अगर किसान की खरीद होती तो सबसे पहले इस्तीफा दुष्यंत चौटाला देंगे। उसके पल्ले नहीं है, उसके कहने से पटवारी तो फर्ज नहीं देता, उसको क्या पता है एमएसपी क्या होती है। उसके कहने से पटवारी फर्ज नहीं देता हमारे एरिया में। तो एमएसपी का सिस्टम आपको मैं बताऊँ, एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। एमएसपी से कम ये कानून बना देना, जमींदार तो हम 2 ही मांग कर रहे हैं कि आप ये लिखित में दे दो कि एमएसपी से नीचे अगर कोई किसान की फसल नीचे खरीदे, उन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। एक किसानों को कोर्ट में जाने का अधिकार दे दो, बस। और क्या मांग रहे हैं। चौटाला साहब, बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है, मुख्य लड़ाई इनेलो किससे मानती है? देखो, हमारी कोई, हम इनसे ये नहीं कहते कोई हमारी इनसे कोई जाति तौर पर लड़ाई है, हमारी तो सिद्धांतों की लड़ाई है। ये दोनों दल है, ये एक ही थैली के चट्टे बैठे हैं। ये लोग ये जब पीवी नरसिम्हा महाराव बने हैं प्रधानमंत्री, उस टाइम लेके आना था। उस टाइम वो कांग्रेस बैसाखी पर थी, ममता बनर्जी जैसे धमकी दी हम सरकार गिराएंगे, तब नहीं ला पाए। फिर मनमोहन सिंह वाजपेयी साहब आए तो वो लाना चाहते थे, उनकी भी बैसाखी पर थी सरकार। उसके बाद में मनमोहन सिंह ने प्रपोजल तैयार करी, अरे ये दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने ताली पटके नारे बजाए। इन्होंने तो कहा था भी बड़े आलू का साइज होगा, फलाना होगा। यार, जब बीजेपी विरोध कर रही थी, सुषमा स्वराज ने ये कहा था कि किसानों का एटीएम आड़ती है, हमारा आड़ती है। आज वो बीजेपी जो उस टाइम कांग्रेस इसको लाना चाह रही थी, उनके पास बहुमत नहीं था, इस वजह से ये नहीं ले। ये पूंजीपतियों के दबाव में, ये दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है, इनको किसान से कोई लेना देना नहीं है, ना ये किसान को, मजदूर को, गरीब को ये कभी बख्शने वाली पार्टी नहीं है। मेरी तो जनता से ये अपील है कि कोई कांग्रेस भली न कोई बीजेपी, क्षेत्रीय दल ही देश की तरक्की में आम आदमी के काम। कभी सुना है आपने? अरे इस सरकार में आप देखो, सारे कर्मचारी सड़क पर, मजदूर सड़क पर, किसान सड़क पर, हर जगह खबर हम अखबारों में एक ही पढ़ते हैं, काले झंडे सबसे पहले दिखते हैं। आप ट्रैक्टर यात्रा सत्ता में क्या दिखाना चाहते हो? ट्रैक्टर यात्रा कर, इनका विरोध ज़्यादा हो रहा है। अब तो इनका कोई, मैं बताऊँ, जो 40 विधायक तो इनके बीजेपी के, 10 ये जय चंदोवालों के, 7 इनके पास निर्दलीय है, 57, 10 इनके लोकसभा के एमपी, 67, 3 राज्यसभा के है, 70 कर लो। ये बिना गनमैन जाके दिखाई एक गांव में, जाने से पहले इसको जितने वर्कर काम करे उससे ज़्यादा तो ये हरियाणा, आधे हरियाणा की पुलिस तो यहाँ बिठाएंगे भी। इनके हर एमएलए के लिए 200 पुलिस वाले तो इनके साथ जाएंगे। इनका प्रचार पुलिस करेगी क्या? इनमें हिम्मत है। ये कहते हैं हम तो किसानों के लिए, हम तो दिन रात काम करने वाले। तो जाओ ना आप जनता में, जनता का हाल पता करो। ये बिना पुलिस तो जा ही नहीं सकते।
तो इसका मतलब कहीं न कहीं इनको डर है पब्लिक का। अगर आपने सेवा ही करनी है राजनीतिक में आगे, तो जन सेवा तो जनता के बीच में होती है, ये जनता से दूर होते हैं। वहाँ तो पहले पुलिस टीयर गैस लेके लठ लेके खड़ी हो जाती है और काफिले बना के इनको पुलिस के घेरे से ले जाते हैं। तो ये तो फिर वो दूसरे वो गोरे अंग्रेज की जगह काली अंग्रेज है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ इनेलो के नेता रवि चौटाला, जिन्होंने बड़ौदा उपचुनाव समेत तमाम मुद्दों को लेकर खुलकर चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।